हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आते हैं अपने फोर्थ बॉन्ड पैरामीटर पे विच इज़ बॉन्ड ऑर्डर। और इस पर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो अच्छे से इस टॉपिक को करना, और कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। तो देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर, पहली बात, एक नंबर होता है। बॉन्ड ऑर्डर को एक नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, दैट मीन्स नंबर कितना है। और वो नंबर क्या होता है, वो सिंपली बॉन्ड का नंबर होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लो कि एक एटम है आपके पास ए, दूसरा है बी, उसके बीच में दो बॉन्ड्स हैं। तो इसके लिए ए बी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। ये ए बी मॉलिक्यूल है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जितना ए बी के अंदर ए एटम और बी एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने प्रेजेंट होंगे वही कहलाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। ठीक है, तो सिंपली बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बॉन्ड का ऑर्डर मतलब बॉन्ड का नंबर, वही डेफिनेशन यहाँ है। बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए दो एटम्स के बीच में इन अ मॉलिक्यूल, वो कहलाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड का नंबर। ठीक है, ये तो चलो सिंपल सी चीज़ थी, आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि आपको मॉलिक्यूल्स देके उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालने को कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर आपको H2 दिया है, H2 इज़ अ मॉलिक्यूल। अब H2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन में हमें पता है H2 में H सिंगल बॉन्ड H होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1। O2 में दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2 फॉर O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़। अब देखो N2 में नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं 3, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3। वैसे ही जो CO होता है, कार्बोनाइल होता है, उसमें होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इसका लुईस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। लुईस रिप्रेजेंटेशन इसका इस तरह से होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3। ये जस्ट आपको मैंने थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बताया है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। हालांकि आपको जो पेपर में आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो पूछा जाएगा वेस्पर के साथ मिलाकर। ठीक है, तो आगे हम वेस्पर थ्योरी करेंगे तो उसके साथ हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीखेंगे। जस्ट यहाँ पर इजीली मैंने आपको बता दिया फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हमने किया है बॉन्ड ऑर्डर क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो होता है उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो एक नहीं, दो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जो कि रिलेट करेंगे बॉन्ड लेंथ के साथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी के साथ, जो हमने पीछे पैरामीटर्स करे हैं उनके साथ। तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट कई बार इन्हीं रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या है ये दो रिलेशन, मैं पहले आपको लिखा देती हूँ। देखो, पहली बात है वो है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, और दूसरा रिलेशन, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में करी है। अगर आपको नहीं आइडिया तो एक बार गो थ्रू हो जाना, प्लेलिस्ट पर पीछे पीछे मिल जाएगा आपको। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो रिलेशंस है बॉन्ड ऑर्डर के। पहला कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और दूसरा कहता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दूंगी, उससे आप एकदम से समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। देखो, हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर आ जाता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, इनके अगर आप बॉन्ड ऑर्डर लिखो
तो क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है तो 1, ये है 2, ये है 3। इसका है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे कम होगी और इसकी सबसे ज़्यादा होगी। सिंगल की ज़्यादा होती है, ट्रिपल की कम होती है। ट्रिपल की बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल 3 बार ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल शेयरिंग है, उस वजह से क्या हो जाता है, ये जो दो एटम्स है ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जो इन दोनों के बीच का लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है दो एटम्स के बीच का, वो कम हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जैसे ही मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज होती है, सिंगल डबल या ट्रिपल, वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से यहाँ क्या कर रहा था, बॉन्ड ऑर्डर कर रहा था इंक्रीज, ठीक है, 1 2 3। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने के साथ बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसीलिए इन दोनों के क्या आ जाते हैं, इनवर्स रिलेशन आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। फर्स्ट आपको क्लियर हो गया ये रिलेशन। अब आते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पे। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मान लो कि ए बी बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वही एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप कह लो, ठीक है, एक ही बात है। अब बताओ मुझे कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक द बॉन्ड। ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सिंपल से एक लॉजिक से समझ लो, मान लो कि एक स्टिक है आपके पास, उसको आप आसानी से इस तरह से ब्रेक कर लोगे, ठीक है। फिर आपके पास मैं ये कहूँ कि 2 स्टिक को एक साथ तोड़ो तो मुश्किल हो जाएगी। अगर 3 स्टिक्स को एक साथ तोड़ना होगा तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट मीन्स उसके लिए आपको और एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी, यहाँ पर एनर्जी कम लगेगी। तो बॉन्ड ऑर्डर था 1 2 3। अगर हमें इसे एज बॉन्ड्स माने तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चल रहा है 1 2 3। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी इसमें ज़्यादा लगी। दैट मीन्स अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है उसी के साथ बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एंथैल्पी का होता है डायरेक्ट रिलेशन। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई, तो ठीक है। तो डायरेक्टली आपको करना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। और वैसे भी जब हमने लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी की बात करी थी तो हम सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में आपने देखा होगा जो ये N2 है, इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो हाईएस्ट होती है किसी भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में N2 के लिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होती है N2 की, बिकॉज इनमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बाकी ये भी डायटॉमिक है, ये भी डायटॉमिक है, लेकिन इनमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स है, इसीलिए इनकी एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। लेकिन N2 की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड हेयर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें समझ आ गई कि डायरेक्ट रिलेशन क्यों बताया है, इन्वर्स रिलेशन क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ रहा है, सिंगल डबल ट्रिपल की तरफ आप जा रहे हो, तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी तोड़ने के लिए बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली क्यों है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा बॉन्ड्स आ जाते हैं वैसे ही ज़्यादा ओवरलैप होता है, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है एटम्स का, और लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है बिकॉज जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, ठीक है, जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। अब इसी में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन पे आते हैं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो isoelectronic molecules and ions have identical bond orders। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे व्हाट इज isoelectronic molecules या फिर ions, तो देखो आइसो का क्या मतलब है, आइसो का मतलब है सेम, ठीक है, ये सबको पता है, आइसो का मतलब है सेम। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर हम निकालेंगे एज इलेक्ट्रॉन से। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब हुआ, जिसमें हुए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होते हैं वो होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मैं स्पीशीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या फिर आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई ऐसे मॉलिक्यूल या आयंस जिनके सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल F2 एंड O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 जो मॉलिक्यूल है उस पर 2 नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो देखो कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं इसके। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, 9 + 9 बिकॉज यहाँ पर है 2 फ्लोरीन एटम्स, सो 9 × 2 = 18, 18 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए कर दो ज़रा, टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 8, 8 × 2 = 16, 8 + 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जहाँ पर नेगेटिव आता है, नेगेटिव का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक बात ध्यान रखना। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कम है। नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, तो माइनस जहाँ पर है उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। अब यहाँ पर 2 - है, इसका मतलब 2 - का मतलब है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि -2 है तो माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि 2 - यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ का सम हो रहा है यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए, 2 × 16 + 2 18। तो देखो इनके टोटल इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दीज टू आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। F2 एंड O2 2 नेगेटिव, ये दोनों क्या है, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और हमने क्या कहा था, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हो या फिर आयंस हो, उनके सेम बॉन्ड ऑर्डर होते हैं, तो इनका जो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सेम आएगा। और फ्लोरीन का 1 होता है तो O2 नेगेटिव का भी, O2 2 नेगेटिव का भी 1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आए यहाँ पर, सेम आए, बिकॉज दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, इसलिए सेम इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस डिटेल में आपको नहीं जाना है कि F2 का तो आपको पता है F सिंगल बॉन्ड F, सो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आ गया कि O2 2 नेगेटिव में कैसे सिंगल बॉन्ड आए। तो इसके लिए वेस्पर थ्योरी होती है, जब आप आगे पढ़ोगे वेस्पर थ्योरी उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, और ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। अब दूसरे सेट की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन ज़रा निकाल दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। 7 × 2 = 2 है, तो 7 + 7 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। कार्बन का 6 होता है, प्लस यहाँ पर 8 कर दो, इक्वल्स टू 14। नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 के साथ ऑक्सीजन का 8 कर लो। एंड यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर प्लस लिखा है, प्लस का क्या मतलब है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम है तो कम कर लेते हैं -1 करके, तो अगेन यहाँ पर 14 आ गया। साइनाइड का कैसे करोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 + 7, और नेगेटिव का क्या मतलब है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। 1 नेगेटिव है तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक्स्ट्रा हम देंगे +1 करके यहाँ पर, तो ये आ गया 14। सभी के ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी के 14 निकल रहे हैं। सो दीज आर, ये जो चारों स्पीशीज है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। आपस में इनका रिलेशन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये, ठीक है। और जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पर, N2 में यहाँ पर है ट्रिपल, N2 का होता है, हमें पता है N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर इसमें 3 है, तो ऑब्वियसली बाकी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आप ये चेक करो कि
कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, तो आपके पास अगर एक का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है तो बाकी के निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली सभी के बॉन्ड ऑर्डर कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3, चाहे साइनाइड हो, NO पॉजिटिव हो या फिर CO हो, सभी के बॉन्ड ऑर्डर है 3। ठीक है, तो ये ही ब्यूटी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, इस कंसेप्ट की, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो और उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाते हैं। ज़्यादा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की वेस्पर से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक का अगर बॉन्ड ऑर्डर पता है और उसके साथ कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑब्वियसली उसका भी बॉन्ड ऑर्डर सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर आपको इनका नहीं पता था बॉन्ड ऑर्डर, आपको N2 का पता है ट्रिपल बॉन्ड है, और आपने ये देखा कि बाकी तीनों के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, वो सेम है, इसीलिए इनके बॉन्ड ऑर्डर भी N2 की तरह 3 ही हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ आ जाती है। और लास्ट में मैं एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ बॉन्ड ऑर्डर का, जो कि अभी आपको यूज़ नहीं होगा, जब वेस्पर करेंगे उसमें यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो कंप्लीटली ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो, जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकलता है वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ये करने से हमें बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता है। अब आप कहोगे कि मैम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, वेस्पर थ्योरी में आपको ये चीज़ पता चलेगी। ठीक है, तो देखो ये जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट लिखा था कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं उनके सेम बॉन्ड ऑर्डर क्यों होते हैं, क्योंकि देखो पूरा फंडा तो इलेक्ट्रॉन्स का ही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर में होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 करके बॉन्ड ऑर्डर निकलता है। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स ही आप सेम कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ही सेम आ रही है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर भी सेम ही आएगा। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास पर्टिकुलर सेम अमाउंट के हैं तो उनका बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर भी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेम ही आता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा कंसेप्ट बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है बॉन्ड पैरामीटर्स को। 4 बॉन्ड पैरामीटर्स हमने पढ़े। बॉन्ड लेंथ सबसे पहले, फिर बॉन्ड एंगल की बात आई जो कि छोटा सा टॉपिक था, देन कम्स बॉन्ड एंथैल्पी, देन बॉन्ड ऑर्डर। तो चारों के चारों हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।